आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी से जितने चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है उससे संबंधित सारे एमसीक्यू जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू में शामिल किया गया इसमें, और निश्चित रूप से यह आपका वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। और स्पेशली यह वीडियो जो है बीपीएससी टीचर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि उसका सिलेबस ही एनसीईआरटी का है और एनसीईआरटी लेवल पर पूरा ये हिस्ट्री का वीडियो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो 6 to 8 की जो सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं और 9 to 10 की जो सोशल साइंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम प्राचीन भारत के 2 प्रमुख चैप्टरों को जो है शामिल करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्रश्न और वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल करें। कुल 80 प्रश्नों को शामिल किया गया है और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से आपको परीक्षा में इससे मदद मिलेगी। और सीटेट वालों के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए ही अपना क्वेश्चन आज का शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको इस तरह के नोटिफिकेशन वीडियो के और इस तरह की वीडियो समय समय पर मिलती रहेंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर लीजिएगा। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जब पुटअप करता है तो निश्चित रूप से आप लोग इस नहीं शब्द का ध्यान नहीं देते हैं। तो सिंधु घाटी के जो निवासी थे वो उनको किन धातुओं का ज्ञान नहीं था, उससे पहले देखिए कुछ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में जान लेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है, जो उत्तर प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी स्थल सुत का गेंडोर है, जो आपका बलूचिस्तान में पड़ता है। सबसे उत्तरी स्थल मांडा जो है आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और सबसे दक्षिणी स्थल जो है दायमाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशिष्ट विशेषताएं जो थी वो आपका नगर नियोजन था, मुहरें थी, ये उसकी विशिष्ट विशेषताएं थी। वहाँ पे सड़क और नालियाँ जो है ग्रिड आधार पर बनाई गई थी और पानी एक नाली से दूसरे नाले में जा कर के मुख्य नाली में होते हुए बाहर निकल जाता था पानी। तो सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज हमारा प्रश्न जो है हम लोगों का कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, यानी कि बाकी 3 धातुओं का उनको ज्ञान था। क्या वो सोना का नहीं था, चांदी का, तांबा का या लोहा का? तो इसमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जो है लोहे के धातु लोहा का ज्ञान नहीं था। बाकी वो सोना, चांदी और तांबे से परिचित थे। यह प्रश्न देखिए टीजीटी में पूछा हुआ है आपका 2010 और 2011 वाले पेपर में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु सभ्यता के काल के लोग जो है घर किससे बनाते थे? तो सिंधु सभ्यता में जो लोग थे वो अपना घर किससे बनाते थे? क्या वो पत्थर से बनाते थे, मिट्टी से, कच्ची ईंटों से या पक्की ईंटों से? वो अपना घर किस तरह बनाते थे, किन ईंटों से बनाते थे, किस तरह की ईंटों से? तो वो आप सिंधु घाटी सभ्यता जो है यहाँ के, मैंने बताया कि नगर नियोजन यहाँ की प्रमुख विशेषताओं में से एक था। तो निश्चित रूप से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है अपने घरों को जो है पक्की ईंटों से बनाते थे। इसका उत्तर हो जाएगा पक्की ईंटों से बनाते थे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और यह 2005 के प्रश्न में अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था? जो डील वाला बैल था उसको क्या कहते थे? तो वो किस तरह पूज्य होता था? देसी पशु था, क्या विदेशी पशु था, या पवित्र पशु था, या बलि वाला पशु था? तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग जो थे ये मातृ देवी की पूजा करते थे
और वृक्षों की पूजा करते थे, पशुपति शिव की भी पूजा करते थे और प्रकृति से इनका विशेष लगाव था। तो यहाँ पे हमारा प्रश्न जो है कि सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डील वाला बैल क्या था? तो डील वाला बैल जो है पवित्र पशु था। इसका उत्तर आपका हो जाएगा ये पवित्र पशु था। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट, सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट, टीजीटी हिस्ट्री 2005 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है। निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया? अब देखिए, हड़प्पा संस्कृति के विनाश से संबंधित, उसके पतन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण विद्वानों ने अपने अपने तथ्य दिए हैं। और यहाँ एक तथ्य ये पूछा है कि किसने कहा था कि आर्यों ने भारत में पश्चिम उत्तर से प्रवेश करके हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था? तो क्या वो ग्रिफिथ थे, प्रिंसेस थे, व्हीलर थे या मैक्स मुलर थे? इनमें से कौन थे जिन्होंने इस कथन को कहा था? तो व्हीलर महोदय थे, जिन्होंने कहा था कि आर्यों ने पश्चिम उत्तर भारत से प्रवेश करके हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया था। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं। ये यूपीपीसीएस प्री इंडियन हिस्ट्री 2004 का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट प्रश्न आपका है। अब यहाँ एक और प्रश्न आपका देखेंगे, सिंधु घाटी के लोगों को किस खेल की जानकारी थे? आप यहाँ देखेंगे सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो किन खेलों की जानकारी उनको थी? क्या वो रथ दौड़ था, पासे का खेल था, पोलो था या घुड़सवारी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में तरह तरह के मनोरंजन के साधन थे, उसमें उनको किन खेलों की जानकारी थी इसके संबंध में देखेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को जो है पासे के खेल की जानकारी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में से कहाँ जल भंडार का साक्ष्य पाया गया है? तो लोथल में क्या पाया गया है? क्या कालीबंगा में या बनावली में या चंदोड़ा में? तो ये कहाँ पे ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि यह लोथल में प्राप्त हुआ है जल भंडार का साक्ष्य, और यह हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह भी हुआ करता था और वर्तमान में गुजरात में स्थित है। यहीं से जो है भारत का व्यापार आयात और निर्यात होता था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका लोथल। यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2011 के जून वाले पेपर में पूछा हुआ है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल परिपक्व हड़प्पी स्थल से संबंध नहीं है? इस स्थलों को देखना है और उसमें बताना है कि कौन सा हड़प्पी स्थल जो है परिपक्व स्थलों से संबंधित नहीं। तो क्या वो धौलावीरा था, लखमीर वाला, सुटकोटदा और सरायकोला? तो इसमें से कौन सा वो हड़प्पा स्थल था जो परिपक्व हड़प्पा स्थल से संबंधित नहीं था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सरायकोला। ये आपका इसका उत्तर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। अब अगला प्रश्न देखेंगे, मोहनजोदड़ो के महान स्नानागार की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार की खोज हुई थी और यहाँ इसकी खोज क्या वो मार्तल ने की थी, माधव स्वरूप वत्स ने, आर.डी. बनर्जी ने या फिर कनिंघम ने की थी? किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो में जो महान स्नानागार मिला है, मोहनजोदड़ो से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं आपकी। तो आर.डी. बनर्जी ने इसकी खोज की थी। आर.डी. बनर्जी ने इस महान स्नानागार की खोज की थी, राखाल दास बनर्जी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा कहाँ स्थित है? देखिए, चूंकि इस सभ्यता का नाम हड़प्पा पड़ा, इसके पीछे एक रीज़न है कि सबसे पहले जो पुरास्थल खोजा गया था वो हड़प्पा में ही खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ा था। तो यह पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता जो है के अंतर्गत हड़प्पा कहाँ स्थित था? सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हड़प्पा नगर जो है कहाँ स्थित था?
तो क्या सिंधु नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर, गंगा नदी के तट पर या सरस्वती नदी के तट पर? तो आपको बताना है कि इसमें से किस नदी के तट पर वह हड़प्पा स्थित था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका वो रावी नदी के तट पर स्थित था। रावी नदी के तट पर हड़प्पा स्थित था। यह प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीजीटी हिस्ट्री 2000 में पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ झूकर जाकर संस्कृति विकसित हुई थी। यह झूकर जाकर संस्कृति कहाँ विकसित हुई थी? तो आपको बताना है कि वह सैंधवपुरा स्थल जहाँ पे झूकर जाकर संस्कृति विकसित हुई थी, क्या वो सुरकोटदा था, चनहुदड़ो था, लोथल था या कालीबंगा था? तो इसमें से आपको बताना है कि कहाँ पे झूकर जाकर संस्कृति का विकास हुआ था। तो वो लोथल में हुआ था, वो लोथल में आपका ये हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा लोथल। सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और अगला प्रश्न देखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात यानी स्वतंत्रता के बाद भारत के किस प्रांत में सबसे अधिक सैंधवपुरा स्थल खोजे गए थे? तो ये इम्पोर्टेंट है कि स्वतंत्रता के बाद जो है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसके बाद किस राज्य में सबसे ज़्यादा सैंधवपुरा स्थल, सिंधु सभ्यता के पूरा स्थल जो है खोजे गए? क्या वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था, क्या वो राजस्थान था या गुजरात था या पंजाब था? आपको बताना है कि वो इन चारों में वो कौन सा प्रदेश था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात में सबसे ज़्यादा सैंधवपुरा स्थल खोजे गए थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? देखिए, किसी भी सभ्यता में भोज्य पदार्थ का होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना जीवन होना अनिवार्य। उसके बिना जीवन आप जी ही नहीं सकते, बिना भोज्य पदार्थों के अलावा कुछ खाने के लिए चीज़ें चाहिए जीने के लिए। तो क्या वो गेहूं और चावल था? गेहूं और जौ था, चावल और जौ था या उपरोक्त में से कोई नहीं था? आपको बताना था कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो क्या खाते थे, उनका मुख्य भोजन क्या था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उनका मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। गेहूं और जौ उनका मुख्य भोज्य पदार्थ था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा आपका। अब एक बात यहाँ पे देखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि सैंधव सभ्यता का वह कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था। सिंधु सभ्यता का जो स्थल था समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता था, और सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी कहा जाता था उसको। क्या वो कालीबंगा था, क्या हड़प्पा था, क्या धौलावीरा था, क्या लोथल था? तो इसमें आपको बताना है कि वो कौन सा स्थल है जो जहाँ पे समुद्र से आयात और निर्यात व्यापार किए जाते थे। तो वो लोथल था। ये लोथल आप इसका उत्तर हो जाएगा। और धौलावीरा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात जान लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो शहरों की विशेषता थी वो दो भागों में बटे होते थे। एक पश्चिमी भाग जो ऊपर बसा होता था जिसे नगर दुर्ग भी कहा जाता था, और जो निचला भाग होता था उसे निचला दुर्ग कहते थे। ऊपरी पश्चिमी भाग में राजा से संबंधित लोग या राजा भी रहते थे, और निचले भाग में जनता रहती थी। मगर धौलावीरा की एक विशेषता है कि यह 3 भागों में बटा हुआ था। सिंधु सभ्यता के सारे स्थल 2 भागों में बटे हुए थे, मगर यह धौलावीरा 3 भागों में बटा हुआ था। और कर्क रेखा पर स्थित एकमात्र जो है आपका ये स्थल है धौलावीरा सिंधु सभ्यता का। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, इसका उत्तर आपका लोथल हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। देखिए, पीजीटी हिस्ट्री 2009 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे। सैंधव सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो क्या वो पूर्व पाषाण, आद्य ऐतिहासिक काल, नव पाषाण काल और ऐतिहासिक काल? तो सिंधु सभ्यता मानव इतिहास के किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसको कांस्य सभ्यता भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा पूरा स्थल हिंदुकुश पर्वत की श्रृंखला के उत्तर में स्थित है? आपको बताना है कि कौन सा ऐसा हड़प्पा पूरा स्थल है जो हिंदुकुश पर्वत
श्रृंखला जो है उसके उत्तर में स्थित है। क्या वो चनोदड़ो था, मकरान था, मांडा था या सुरतीगोई था? तो इसका बताना है आपको कि कौन सा पूरा स्थल जो है हिंदूकुश पर्वत की श्रृंखला के उत्तर में स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सुरतीगोई। ये आपका उसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला सुरतीगोई। और मांडा के संदर्भ में जानेंगे। मांडा जो है सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है और यह कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस हड़प्पाई स्थल से एक मानव अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर प्राप्त हुआ है? पहले के लोग जो थे जब शवों को दफन करते थे तो उसके साथ जो है जानवरों को भी दफन करते थे। ऐसी उनकी मान्यता थी कि लोग अपना जा करके जो है मरने के बाद भी जीवन होता है, ऐसी उनकी धारणा थी। तो इस तरह वो लोग अपना जो है मनुष्य के साथ जानवरों को भी उनके साथ दफना देते थे और कुछ बहुमूल्य चीज़ें भी दफनाते थे। तो क्या वो लोथल था, कालीबंगा था या हड़प्पा था या मोहनजोदड़ो था? अस्थि पंजर के निकट एक बकरे का अस्थि पंजर भी प्राप्त हुआ है, तो वो कौन सा जगह है? तो ये लोथल हो जाएगा। लोथल में ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जीआईसी लेक्चरर के एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आगे वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका, इससे भी पूछेगा प्रश्न। सैंधो सभ्यता के बाट किस संख्या के गुणांक में थे? यहाँ गुणांक हो जाएगा या गुणक भी कह सकते हैं। तो ये क्या वो 15 में थे, 16 में थे, 17 में थे या 18 में थे? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये 16 के गुणक में थे। इसका उत्तर हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से विवरित नहीं है? यानी लोथल से प्राप्त नहीं है कौन सी धातु? क्या वो सोना थी, चांदी थी, तांबा था या कांसा था? आपको बताना है कि कौन सी धातु लोथल से विवरित नहीं है, तो वो चांदी थी। इसका उत्तर हो जाएगा चांदी। सारे प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं। अधोलिखित तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? तो दैमाबाद जो महाराष्ट्र में है और सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल भी है। तो इस यहाँ से पूछ रहा है कि तांबे की वस्तुओं में कौन दैमाबाद निधि में सम्मिलित है? कुत्ता और 2 बैलों के साथ रथ पर सवार खड़ा रथी, क्या वो ये है? बैल, हाथी, गैंडा, घोड़ों, 2 घोड़ों का रथ, क्या वो ये है? घोड़ा, हाथी, 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, क्या वो ये है? या हाथी, गैंडा, भैंस, 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी, क्या वो ये है? आपको इनमें से देख के बताना है कि कौन सा वो दैमाबाद निधि में सम्मिलित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कि हाथी, गैंडा, भैंस, 2 बैलों के रथ पर सवार खड़ा रथी है। यही वहां पे प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है। अब एक प्रश्न देखेंगे। किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? पुरोहित की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है, इस बात को आप देखेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से पुरोहित की आकृति प्राप्त हुई है? क्या वो हड़प्पा से, लोथल से, दैमाबाद से या मोहनजोदड़ो से? तो हड़प्पा के बारे में आप जानते हैं, रावी नदी के तट पर स्थित है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है, जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। और मोहनजोदड़ो जो है, यहाँ पे इसको मृतकों का टीला भी कहा जाता है। यहाँ महान स्नानागार भी मिला है और लोथल को बंदरगाह भी, ये लोथल आपका सिंधु सभ्यता का बंदरगाह भी था। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि प्रसिद्ध पुरोहित की आकृति कहाँ से मिली है? तो वो मोहनजोदड़ो से। इसका उत्तर हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो से वो प्राप्त हुई है। और मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहने एक पुरुष की आकृति का साक्ष्य भी मिला हुआ है, जो पत्थर का बना हुआ है।
सभ्यता के समाज में कौन सा पशु शक्ति के रूप प्रतीक से संबंधित था? सिंधु घाटी समाज में जो था, कौन सा ऐसा पशु था जो शक्ति के रूप में उसको मान्यता प्राप्त थी या वो संबंधित था उससे? क्या वो वृषभ था, घोड़ा था, सिंह था, गज था? आपको बताना है कि शक्ति के प्रतीक के रूप में किस पशु को माना जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका वृषभ। वृषभ को शक्ति के प्रतीक के रूप में माना जाता था। विधेय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित में से किस में उल्लेखित है? विधेय माधव जो थे, उन्होंने अपने पुरोहित गौतम राहुगण के साथ जो पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, उसका कथानक जो है किस में उल्लेखित है, ये बात आपको बतानी है। तो इसका क्या वो गोपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है, बृहदारण्यक उपनिषद में है, शतपथ ब्राह्मण में है, या ऐतरेय ब्राह्मण में? आपको इसको बताना है किसमें वो इसका उल्लेख। तो इसका उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख किया गया है। अगला जो आपका प्रश्न हो जाएगा कि कृषि को बढ़ावा देने के लिए कितने कारणों का ऋजुवेद में उल्लेख किया गया है? कृषि को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि कृषि से ही फसलों की उत्पत्ति होगी और अन्न उत्पन्न होगा। तो क्या वो 4 थे, 5 थे, 6 थे और 7 थे? कितने कारण थे जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो 5 कारण थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सुदास के विरुद्ध ऋजुवेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया? सुदास के विरुद्ध ऋजुवेद में जो उल्लिखित है 10 राजाओं का युद्ध, दासराग युद्ध भी कहा जाता था, यह किसके नेतृत्व में लड़ा गया? क्या वो वशिष्ठ के, विश्वामित्र के, कुरु या पुरु के नेतृत्व में? यहाँ सुदास के विरुद्ध, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो किसके नेतृत्व में लड़ा गया था सुदास के विरुद्ध युद्ध जो है? तो वो विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। इसका सही उत्तर विश्वामित्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश कौन था? उत्तर वैदिक काल का जो पांचाल नरेश राज्य था, उसका जो प्रसिद्ध दार्शनिक राजा कौन था? क्या वो अजातशत्रु थे, परीक्षित थे, प्रवाहण जाबाली थे या फिर श्वेतकेतु थे? इनमें से कौन थे? तो इसका सही उत्तर देखेंगे, वो प्रवाहण जाबाली थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन सा यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? अब इस बात को यहाँ पे नोट करेंगे कि यहाँ पूछ रहा है कि यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था, वो कौन था? तो ये आपको बताना है। क्या वो होता था, ब्रह्मा था, उद्गाता था या आर्घ्य था? इनमें से कौन था जो यज्ञ का निरीक्षण करता था? कौन वो पुरोहित था? तो ये ब्रह्मा थे। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ऋजुवेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? आर्यों से संबंध का जो संकेत है, अफगानिस्तान की उन नदियों का नाम बताना है। क्या वो अस्किनी परुष्णी थी, सिंधु सतुद्री थी, सुवास्तु गोमती थी या विपास विस्तस्ता थी? इनमें से कौन थी? तो इसका उत्तर हम देखेंगे, वो सुवास्ती और गोमती थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण करते थे? वह विद्वान महिला यानी विदुषी महिला जो दार्शनिकों के साथ जो है वाद विवाद वार्तालाप करती थी, वो कौन थी?
अपाला थी, घोषा थी, गार्गी थी या विश्वारा थी? इनमें से कौन थी, आपको ही बताना है। तो उस समय जो उपनिषद के समय की बात कर रहा है तो उस समय गार्गी थी। और आप इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद भी देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद रचना से जुड़ा हुआ है? क्या वो शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है या छंद है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा छंद। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कहाँ पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? पहले जो पांडुलिपि बनाई जाती थी, पांडुलिपियों पर भी लेखन कला की जाती थी, लेखा ग्रंथों को लिखा जाता था। और हिमालय में एक भुर्ज नामक पौधा, पेड़ की छाल पर जो है भोजपत्र तैयार किया जाता था और उस पे जो है ये सब अभिलेख मतलब लिखे जाते थे जो प्राचीनतम साक्ष्य थे। तो ये पूछ रहा है कि भोजपत्र की जो प्राचीनतम साक्ष्य है भोजपत्र का, भारत में कहाँ मिला है? क्या वो कौशाम्बी में मिला है, हस्तिनापुर में मिला है, अतरंजी खेड़ा में मिला है या फिर श्रृंगवेरपुर में मिला हुआ है? तो ये आपको बताना है कि वो कहाँ मिला है। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रृंगवेरपुर में मिला है। और आप हस्तिनापुर में देखेंगे कुरु और पांचाल वंश के राजकुमार राजवंश यहाँ पे राज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन सी संहिता है? शुक्ल यजुर्वेद की संहिता के बारे में पूछ रहा है वो। तो क्या वो काठक है, मैत्रायणी है, तैतरीय है या वाजसनेयी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वाजसनेयी। निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? ये पूछ रहा है कि राजत्व के साथ, यानी राजत्व से किसका सीधा संबंध था? क्या वो अश्वमेघ या राजसूय यज्ञ थे, अश्वमेघ या वाजपेयी यज्ञ थे, अश्वमेघ राजसूय या वाजपेयी यज्ञ थे, राजसूय या वाजपेयी यज्ञ थे? इनमें से कौन थे, आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेयी यज्ञ थे। अश्वमेघ यज्ञ में जो है एक घोड़े को छोड़ा जाता था और घोड़ा जो भी पकड़ लेता था उससे घोड़ा छोड़ने वाले राजा से उसको युद्ध करना पड़ता था। और अगर घोड़ा उस राज्य से चला गया और राजा ने उसको पकड़ा नहीं तो वो उसके अधीन माना जाता था। और राजसूय यज्ञ भी जो है आपका ये राजत्व से संबंधित है, राज के सिंहासन से संबंधित है। तो इस तरह आप इसका उत्तर हो जाएगा अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेयी। इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है? यहाँ नहीं की बात कर रहा है। तो यह क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूज करता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। कंफ्यूज करता है यह भगवत गीता और भागवत देख करके। तो निश्चित रूप से आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा। प्रस्थान त्रयी में कौन सा शामिल नहीं उसको बताना है। तो क्या वो भगवत गीता था, भागवत था, उपनिषद था या ब्रह्मसूत्र था? इनमें से कौन था जो प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं था? तो प्रस्थान त्रयी में आपका भगवत गीता शामिल था, उपनिषद भी शामिल था, ब्रह्मसूत्र भी शामिल था। ये भागवत आपका शामिल नहीं था, यही आपका उत्तर हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी थी? उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों अलग अलग समय है। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी, यहाँ पे इस बात को ध्यान देखिए। तो यहाँ जिनकी जानकारी थी उनको आप जानना जरूरी है, तभी आप नहीं जान सकते हैं। तो दोनों समुद्रों की, हिमालय के विभिन्न पर्वत शिखरों की, कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की। तो दोनों समुद्रों की जानकारी तो उनको थी, हिमालय के विभिन्न पर्वतों शिखरों की भी जानकारी थी, संपूर्ण गंगा नदी घाटी की भी जानकारी उनको थी। जिसकी जानकारी नहीं थी वो कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की उनको जानकारी नहीं थी। इस बात को देख लीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वेदों और श्रुतियों के अंग नहीं थे? आप देखिए, इस बात को आप क्वेश्चन हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। वेद और श्रुति के अंग नहीं थे, क्या वो संहिता, ब्राह्मण या उपनिषद या पुराण थे? कौन इसमें वेद और श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो वेद और श्रुतियों के अंग संहिता भी था, उपनिषद भी था और ब्राह्मण भी था। आपका पुराण जो है ये नहीं था, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। वेद और श्रुतियों के अंग पुराण नहीं थे। यह एक इम्पोर्टेंट प्रश्न देख लेंगे हम। युद्ध का प्रारंभ जो है मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, यह उक्ति जो है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? यह बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि युद्ध का आरंभ मनुष्य के मस्तिष्क में मिलता है, यह उक्ति किस बात में, किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आप क्या वो ऋजुवेद में मिलता है, सामवेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है, या मुंडक उपनिषद में मिलता है? किसमें इसका वर्णन है तो आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो अथर्ववेद में इसका वर्णन मिलता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे। सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर आता है? ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उपनयन संस्कार किस नंबर पे आता है आपको बताना है। क्या वो 11वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, 9वें नंबर पे है या 12वें नंबर पे है? तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है आपका 11वें नंबर पे है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बोगस कई अभिलेख मिला है, कहाँ पे मिला है? क्या वो तुर्की में मिला है, ईरान में मिला है, बैक्ट्रिया में मिला है, अफगानिस्तान में मिला है? तो बोगस कई अभिलेख जो है आपका ये तुर्की में प्राप्त हुआ है, तुर्की में मिला है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? वेद के जो काव्यात्मक हिस्से हैं उनको क्या ब्राह्मण कहा जाता है, अरण्यक कहा जाता है, संहिता कहा जाता है, उपनिषद कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संहिता कहा जाता है उसको। अब ये इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला भी देखेंगे। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? वैदिक युग में सबसे प्राचीन संस्था किसे माना जाता था या कौन सी थी? तो क्या वो परिषद थी, सभा थी, समिति थी या वेद थे? आपको बताना है कौन सी इसमें संस्था थी। तो ये विदत थी। क्या थी? विदत। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, टीजीटी हिस्ट्री 2009 में 3 में दिया है और आश्रम पद्धति लेक्चर वाले में 2009 में दिया है। अब एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, उपनिषदों की विषय वस्तु क्या थी? उपनिषद किस पे आधारित थे? क्या वो दर्शन पे थे, कर्मकांड पे थे, भक्ति पे थे या उपयुक्त तो सभी में से थे? तो उपनिषदों की जो विषय वस्तु थी वो दर्शन थी, वो दर्शन पर आधारित थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है? तो क्या वो प्रथम था, सप्तम था, अष्टम था या दशम था? किस मंडल में इसका उल्लेख हुआ है आपको बताना है। तो ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में जो है ये शूद्र शब्द का उल्लेख किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि ऋग्वेद का प्रथम और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़े गए हैं, ये बाद में जोड़े गए हैं। और इसके अलावा जो 2 से लेके 7 तक मंडल है ये प्राचीन मंडल कहे जाते हैं। ऋग्वेद में 10-28 सूक्त हैं, ठीक, और आप समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राजा की उत्पत्ति के बारे में पूछ रहा है कि सबसे पहले उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में या फिर शतपथ ब्राह्मण में या फिर रामायण में या फिर ऐतरेय ब्राह्मण में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऐतरेय ब्राह्मण में इसका सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। अब अगला प्रश्न देखेंगे हम, उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख फसलें हुआ करती थी वो क्या थी?
क्या वो गेहूं और चावल, जौ और गेहूं, मक्का और अरहर, या उपरोक्त में से कोई नहीं थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गेहूं और चावल उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसलों में से प्रमुख थे। यह इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि ऋजुवैदिक संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी। क्या वो पंजाब क्षेत्र में हुई थी, राजस्थान में हुई थी, या फिर दक्षिण भारत में हुई थी, या फिर सप्त सिंधु प्रदेश में हुई थी। तो ऋग्वेद संहिता की जो रचना हुई थी आपका वो कहाँ पे हुई थी, तो ये सप्त सिंधु प्रदेश में इसकी रचना की गई थी। छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है। तो छांदोग्य उपनिषद का संबंध ऋग्वेद से है क्या, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, या अथर्ववेद से है। आपको बताना है कि छांदोग्य उपनिषद किससे संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेद से संबंधित है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और इसका प्रथम और अंतिम 10वां मंडल जो है, इसमें 10 मंडल है, प्रथम और 10वां मंडल जो है ये बाद में जोड़े गए हैं। दूसरा और 7वां मंडल जो है प्राचीन मंडल है। इसके बाद अथर्ववेद सबसे लास्ट का वेद है, अंतिम का वेद, अंतिम वेद है, और इसका एकमात्र ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण है। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा आपका सामवेद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। ऋजुवैदिक आर्यों की भाषा क्या थे। जो ऋजुवैदिक आर्य थे उनकी भाषा क्या थी। क्या वो द्रविड़ बोलते थे, प्राकृत या संस्कृत या देवनागरी। इनकी भाषा क्या थी, तो इनकी भाषा संस्कृत थी। इम्पोर्टेंट प्रश्न अगला भी है। वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या होता है। तो वैदिक शब्द में जो ऋत है उसका आशय क्या हो जाएगा। क्या वो नैतिक नियम, ऋतुएं, पुरोहित या ऋण था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक नियम। ऋत का मतलब होता है नैतिक नियम। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है आपको, इम्पोर्टेंट है। क्या वो विद्वान होता है, श्रेष्ठ होता है, योद्धा होता है, यज्ञ करने वाला होता है। तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ सभी लोग जानते हैं, श्रेष्ठ होता है। ये इम्पोर्टेंट आपका होगा। ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्य वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है। 4 वर्ण की अवधारणा किस वेद में, ऋग्वेद के किस मंडल में प्राप्त होती है, किस मंडल से। तो क्या वो प्रथम से, 5वें से, 9वें से, या 10वें से। तो वो आपका उत्तर हो जाएगा ये 10वें मंडल में इसका वर्णन है। ये इम्पोर्टेंट भी क्वेश्चन है कि वैदिक कालीन देवताओं की संख्या क्या थी। कितनी संख्या थी वैदिक काल में देवताओं की। क्या वो 13 थी, 23 थी, 33 थी, या 53 थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 33। वैदिक कालीन देवताओं की संख्या 33 थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया। यह किस ब्राह्मण में कहा गया था। क्या वो शतपथ ब्राह्मण में, यैत्रेय ब्राह्मण में, तैत्तिरीय ब्राह्मण में, या गोपद ब्राह्मण में। यह किस में कहा गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा वो ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है। तो ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है ये आपका क्या वो इंद्र को, अग्नि को है, सोम को है, इंद्र को है, या वरुण को। किसको समर्पित है। तो ये सोम नामक एक देवता को समर्पित है। और यह सोम नामक एक देवता एक पौधे से संबंधित है जिससे सोमरस तैयार किया जाता था। और यह भी कहा जाता था कि सोमरस सर्वप्रथम मनु ने तैयार किया था। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा सूक्त जो है इंद्र के बारे में है। लगभग 250 सूक्त इंद्र के बारे में लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की थी।
ऋग्वेद में तीसरा मंडल जो है इसकी रचना किसने की थी? क्या वो गृध समद ने की थी, कौवे ने की थी, विश्वामित्र ने की थी या वशिष्ठ ने की थी? किसने की थी आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वामित्र ने ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की थी। अब अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और निश्चित रूप से अयोध्या इस समय चर्चा में है, तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो रामायण में मिलता है, महाभारत में मिलता है, या ऋग्वेद में मिलता है, या अथर्ववेद में मिलता है? कहाँ मिलता है? सर्वप्रथम की बात कर रहा है, ना कि बात किया पहले की सबसे पहले उल्लेख इसका कहाँ मिला है। तो सबसे पहला उस उल्लेख इसका अथर्ववेद में प्राप्त हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से किस चीज का वर्णन किया गया है? क्या वो धार्मिक कर्मकांड का, यज्ञ का, देवताओं को प्रार्थना का, या फिर कृषि कर्मकांड का? इनमें से किसका सबसे ज्यादा वर्णन विस्तार से वर्णन किया गया है? तो धार्मिक कर्मकांड का विस्तार से वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल में अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? अस्वस्थ वृक्ष जो है, अस्वस्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? क्या वो बरगद था, पीपल था, आम था, केला था? इनमें से कौन था आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पीपल को कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? किस संस्था में स्त्रियों ने भाग लिया था, इसका ऐसा उल्लेख मिलता है? तो क्या वो सभा में भाग लेती थी, समिति में भाग लेती थी, विद्वत में भाग लेती थी, या पौर में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो विद्वत में भाग लेती थी। उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया था? वेद की महिमा का खंडन किस विचारक ने किया था? क्या वो कात्यायन थे, कौत्स्य, पाणिनि थे, या बौधायन थे? तो इनमें से कौन जो थे वेदों की महिमा का खंडन इन्होंने किया था? तो वो कौत्स्य। पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी थी। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। ऋग्वेद में उल्लेखित देवता जो वैदिक देवता थे सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए थे। कौन देवता थे जो सहस्त्र स्तंभ वाले भवनों में निवास करते थे? क्या वो इंद्र और अग्नि थे, यम और यमी थे, उषा और सूर्य थे, मित्र और वरुण थे? इनमें से कौन थे? तो आपको बताना है। तो इसमें मित्र और वरुण जो थे ये सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित किए गए हैं। यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान करने वाले को क्या कहा जाता था? तो यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आह्वान जो करता था उसे क्या उद्गाता कहते थे, होता, याज्ञिक या आचार्य क्या कहते थे? तो उसे याज्ञिक कहते थे। किस वेद में दवाओं का विवरण मिलता है? क्या वो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में, या अथर्ववेद में? इसमें प्राप्त होता है। तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? क्या वो दहेज थी, वधु विवाह, विधवा विवाह, या बाल विवाह? कौन सी इसमें प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो बाल विवाह प्रथा आपकी प्रचलित नहीं थी। बाकी दहेज, वधु मूल्य और विधवा विवाह ये सब प्रचलित थे। आप इसका उत्तर हो जाएगा बाल विवाह प्रथा नहीं प्रचलित थी। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो क्या वो आरण्यक है, धर्मसूत्र है, निरुक्त है, या शूल्व सूत्र है?
तो इनमें से इसका उत्तर हो जाएगा शूल सूत्र। कौशितकी ब्राह्मण में अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो कौशितकी ब्राह्मण किस का ब्राह्मण ग्रंथ है, यह बताना है आपको। क्या वो ऋग्वेद का है, यजुर्वेद का है, सामवेद का है या अथर्ववेद का है, किसमें का है? तो ये ऋग्वेद का एक ब्राह्मण है, कौशितकी ब्राह्मण। मेरु ब्रह्मांड की संबंध है किससे है? क्या वो बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, सांख्य धर्म से है या आजीवक धर्म से है? आपको बताना है किससे वो संबंधित है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द का या हिरण्यकार शब्द मिलता है? तो ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में, किसमें मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यजुर्वेद में। उत्तर वैदिक काल में रत्निन की संख्या कितनी थी? 8 राजा को लेकर, 10 राजा को लेकर, 12 राजा को लेकर और 15 राजा को लेकर। कितनी संख्या थी रत्निनों की संख्या? तो वो 12 थी और राजा को लेकर थी। ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? क्या वो जौ से, गेहूं से, चावल से या उपयुक्त में से किसी से नहीं? तो सभी जानते हैं उसका, वो जौ से परिचित थे। 10 राजाओं के युद्ध में भारतों का पुरोहित कौन था? क्या वो विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, अत्रि थे, सात्यकी थे? तो भरतों का पुरोहित वशिष्ठ थे और इनके विरुद्ध जो है ये विश्वामित्र थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वशिष्ठ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 3 एग्जाम में पूछा हुआ है। ये ऐसी लेक्चर यूपीपीसीएस प्री और यूपीपीसीएस प्री के 2 बार में पूछा हुआ प्रश्न है। ये आपका प्रश्न दोबारा आई रिपीटेड देख लेंगे। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख किया गया है? क्या वो तीसरा में है, चौथे में है, दूसरे में है या 10वें में है? तो 10वें में इसका उल्लेख किया गया है। वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? इंद्र को, वरुण को, पूषण को, अश्विन को? तो ये वरुण को जल देवता माना जाता था। वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को क्या कहा जाता है? क्या वेदों को स्मृति कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है या वेदांग? तो वेदों को श्रुति कहा जाता है, सभी लोग जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? क्या वो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे थे। सरकार इस संदर्भ में अनभिज्ञ थी। राजा को भूमि का मालिक नहीं समझाता था। लोग भूमि पर कर देने के आदी नहीं थे। इनमें से कौन था? तो इसमें पूछ रहा है कोई भूमि कर नहीं था। क्यों? तो लोग एक स्थान पर अस्थायी रूप से नहीं बसे हुए थे। यही इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें एक यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? क्या वो ब्रह्मसूत्र, धर्मसूत्र, गृहसूत्र या शूलसूत्र? तो शूलसूत्र में इसका वर्णन मिलता है। देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? क्या वो ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में या छांदोग्य उपनिषद में? तो इसका सबसे प्राचीनतम वर्णन मिलता है छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? क्या वो पुत्रिका पुत्र, कानीन, गूढ़ज या पार्श्व के नाम से जाना जाता था? तो वो
कानीन कहा जाता था, जो अविवाहित कन्या से उत्पन्न पुत्र था। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है शतपथ ब्राह्मण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अथर्ववेद में या ऋजुवेद में। किसमें दिया गया है? तो यह जो है आपका ऋजुवेद में इसका वर्णन है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। शूल गौ यज्ञ किसके लिए किया जाता था? क्या वो विष्णु के लिए, इंद्र के लिए, रुद्र के लिए या वरुण के लिए? तो यह जो है रुद्र के लिए किया जाता था। वीडियो आपको कैसा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। पूरे 80 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। धन्यवाद।